वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। ये नियम दिया था गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू एडमिशन है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये तुम्हारी फीस है, नहीं तो एब्सेंट लगा दूंगा। अच्छा, किरचॉफ लॉ की बात करते हैं तो किरचॉफ का नियम नेटवर्क परिपथ जो होते हैं, जो जटिल परिपथ होते हैं, जटिल परिपथों में तुलनात्मक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अलग अलग ब्रांच में, यानी कि जो सर्किट होते हैं हमारे, उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि कोई एक जंक्शन पॉइंट है, उस जंक्शन पॉइंट पे अगर कहीं से करंट आ रहा है और वहां से कहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये सीधा सीधा एक लाइन में चलता है तो यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा लग गया और एक ऐसा लग गया, तो यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से एक पॉइंट ऐसा निकल गया, ठीक है, तो अब करंट आपका बढ़ जा रहा है इधर और इधर, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जंक्शन। और ये क्या हो जाएंगे? ये अलग ब्रांच हो जाएगी, ये अलग ब्रांच और ये अलग ब्रांच, ठीक है। तो इन्हीं शाखाओं की बात कर रहा हूं मैं, ब्रांचेस मतलब शाखा। तो अलग अलग शाखाओं में प्रतिरोध और धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। किरचॉफ लॉ के अंतर्गत आते हैं दो नियम, ठीक है। एक आता है केसीएल, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। इसी को बोला जाता है पॉइंट लॉ, या इसी को बोला जाता है नोडल लॉ। अच्छा, दूसरा आता है केवीएल, जैसे कि हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसी को बोला जाता है मेश या लूप लॉ, ठीक है। ये अपने काम और नाम के आधार पर ही रखे गए हैं, जैसे किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इनमें जिसकी महत्ता पहले दी गई है, जो उस पर नाम दिए गए हैं। देखते हैं कैसे। किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम पर, ठीक है, चालकों के संगम पर धारा का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होगा, ठीक है। इसी को दूसरे वे में समझते हैं। धारा का बीजगणितीय योग से मतलब है कि किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट है सपोज करो, इस पॉइंट पर धारा कहीं से आई, ठीक है, और यहां से कहीं गई, ठीक है। सपोज कीजिए ये अपना संगम पॉइंट है और ये धारा जा रही है। सपोज ये करना है, सपोज करो यहां से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जाने वाली धाराएं हैं, ये 10 एम्पियर ही जाएगी। सीधी सी बात है भैया, जितना पैसा खर्च करने के लिए मिलेगा उतना ही खर्च करोगे, उससे ज्यादा तो करोगे नहीं। तो 10 एम्पियर आया तो खर्च कितना होगा? 11 तो कर नहीं दोगे, 10 ही करोगे। तो इन तीनों का जो योग है वो 10 होना चाहिए। सपोज करो ये 4, 3, ठीक है, एम्पियर। अब आप इसका बीजगणितीय योग लगाएं, तो बीजगणितीय योग ये होगा कि 10 एम्पियर आया तो ये प्लस का, 4 गया, 3 गया, 3 गया, तो इसका बीजगणितीय योग क्या होगा? सपोज करो ये I1 है, ये I2 है, I3 है और ये I4 है। तो आप क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये क्या हो जाएगा? बीजगणितीय योग, ठीक है। तो अब I1 क्या है? I1 है आपका 10 प्लस का, I2 क्या है? 4 माइनस का, ये जा रहा है 3 माइनस, अगेन 3 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही तो करंट लॉ है, ठीक है। इसी को पॉइंट लॉ भी बोलते हैं। पॉइंट लॉ इसीलिए कि हम एक पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर इसकी गणना करते हैं, ठीक है, इसीलिए पॉइंट लॉ कहते हैं। नोडल लॉ, ठीक है, जहां से पॉइंट को ही नोड बोला जाता है, जहां से ब्रांचें निकलती हैं, ठीक है। जैसे ये नोड है किसी सर्किट में, जहां से ब्रांचें विभक्त होती हैं या ब्रांच निकलती हैं। अगर सीधे सीधे चला जाएगा तो ब्रांच नहीं कहलाएगा,
किसी पॉइंट से दो तरफ अगर जा रहा है या एक से ज्यादा तरफ जा रहा है तो वो नोड कहलाएगा, वो पॉइंट, ठीक है। इसीलिए इसको नोडल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केवीएल में यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में होता क्या है, इसमें भी क्लोज्ड डीसी सर्किट चाहिए। तो क्लोज्ड डीसी सर्किट में आवेशित विद्युत वाहक बल यानी कि चार्ज ईएमएफ, इसका मतलब क्या, जो बैटरी सोर्स से आप एनर्जी ले रहे हो, ठीक है। बैटरी सोर्स से ली हुई एनर्जी या आवेशित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, ठीक है, उस सर्किट में जो भी कंपोनेंट लगे हैं, जो भी घटक जिनको बोलते हैं, उन पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, सपोज कीजिए आपका ये सर्किट है, कुछ घटक लगे हुए हैं और यहां आपके पास सोर्स है, ठीक है। सपोज करो ये 10 वोल्ट देता है, ठीक है। अब आपके ये जो लोड लगे हुए हैं सर्किट में 3 घटक है मान लो, तो यहां से सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहां पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, फिर उससे जो बचेगा उसमें से यहां ड्रॉप होगा, ठीक है। उससे जो बचेगा वो यहां ड्रॉप होगा, ठीक है। जो बच के आएगा वो इधर आ जाएगा, हो सकता है बचे ही नहीं, ठीक है। तो इनके अनुसार, ठीक है, जो आवेशित विद्युत वाहक बल है, ठीक है, आवेशित विद्युत वाहक बल जी, बीजगणितीय योग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि एक ही सोर्स हो, 2-3 भी हो सकते हैं, ठीक है। हम 2 भी करके देख लेंगे। तो ये आवेशित विद्युत वाहक बल, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, ओम साहब ने हमें बताया था V/IR, ठीक है। तो सपोज करो ये R1 के लिए, तो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, ठीक है। और भी अगर घटक लगे हैं तो और चले जाएंगे। तो ये जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। ये जितने वोल्टेज ड्रॉप हुए उनका बीजगणितीय योग हो गया। और इधर क्या है, ये हमारे सोर्स का बीजगणितीय योग है। सपोज करो आप यहाँ पे एक बैटरी सोर्स और लग गया, ठीक है, ये मान के चलो 12 का है। तो अब हमारा ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा कि इसकी जगह पे हम लिखेंगे V1 प्लस V2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे I1 R1 I2 R2 I3 R3, ठीक है। तो ये जो है ये कुल वोल्टेज ड्रॉप, ये सब मिलके जितना खाएंगे, ठीक है, जितना ये खर्च कर लेंगे वो इसके बराबर होगा। खर्च करने के लिए कितना मिल रहा है, यहां से जितना खर्च करने के लिए मिलेगा उतना ही खर्च होगा, ठीक है। अगर सवाल ये उठता है कि मान के चलो कि ये जो है इतना जो मिल रहा है वो इन्हीं दोनों ने खा लिया, फिर क्या होगा, सवाल उठ रहा होगा आपको मन में। तो अगर ये दोनों खा लेंगे तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसके खाने से जो बचेगा वो इसको मिलेगा और इसके खाने से जो बचेगा वो इसको मिलेगा, अगर नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। हो सकता है ये रेजिस्टेंस इतना पावरफुल हो कि आगे बढ़ने ही ना दे, ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हमारा केसीएल और केवीएल बोलते हैं, ये केवीएल बोलता है, केसीएल तो मैं पहले बता चुका, ये केवीएल बोल रहा है कि तो वोल्टेज लॉ कि खर्च किया हुआ, यानी कि जो भी घटकों पे वोल्टेज ड्रॉप है, मेरे खर्च से मतलब वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप है उनका बीजगणितीय योग आवेशित विद्युत वाहक बल, आवेशित विद्युत वाहक बल मतलब जितना सर्किट को मिल रहा सोर्स से, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो ये बोला हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है। और सोर्स जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम इनको साथ में रखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं माइनस
0, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, मतलब अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये इधर जाके माइनस हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ हो गया। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं जो डीसी सर्किट से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग। मैंने यहाँ पे 4 चीजें रखी हुई हैं। ये मेरा सोर्स है, जिसे हम बोल सकते हैं सप्लाई। ठीक है, ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है और ये मेरा लोड है। ठीक है, लोड मतलब भार जो मुझे चलाना है। अब आप देखो, अमीटर और वोल्ट मीटर लगाना है। अगर मुझे डायरेक्ट सिर्फ बिना अमीटर वोल्ट मीटर के लोड कनेक्ट करना तो मैं ये प्लस से प्लस और ये माइनस से माइनस जोड़ दूंगा, सर्किट बन जाएगा। लेकिन अमीटर और वोल्ट मीटर भी जोड़ना है, तो पहले मैं बता देता हूं। अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में। ठीक है, वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ठीक है, यानी कि पैरेलल में। ठीक, अब देख लेते हैं कि इसकी कनेक्शन आप करेंगे कैसे। श्रेणी क्रम में जोड़ना है भाई। ठीक है, यहां से सप्लाई से जा रहा है प्लस से। अब अमीटर में करंट जहां से एंटर होगा वो कहलाएगा प्लस, और जहां से बाहर निकलेगा वो माइनस। कहां जाएगा? लोड के प्लस में। ठीक है, अच्छा, और ये लोड का माइनस ये आ गया हमारे सोर्स के माइनस में, जुड़ गया। ठीक है, ये श्रेणी क्रम था अमीटर का। अब वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है भाई, तो अगर मुझे इन दोनों के समांतर में लगाना है तो मैं यहां से इसके प्लस को इसके प्लस से कहीं से भी एक जंक्शन लूंगा। सपोज करो यहां से मैंने जंक्शन ले लिया और यहां से मैं वोल्ट मीटर को ले आऊंगा। ठीक है, और यहां से वापस ऐसे लगा दूंगा, एक जंक्शन में यहां कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। डायरेक्ट मैं यहां से भी कर सकता हूं, इसको यहां से जोड़ दो और इसको यहां से जोड़ दो। ठीक है, अगर यहां पे नापना है तो यहां पे जोड़ दो एक टर्मिनल यहां पे जोड़ दो। तो ये सिस्टम है वोल्ट मीटर और अमीटर को यूज करने का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। यहां पे देखिए मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मापन। तो यहाँ पे प्रतिरोधों की रेंज है, कहाँ पाए जाते हैं ये है, और मेथड क्या क्या नापने की देख लेते हैं। लो रेजिस्टेंस 1 ओम या उससे कम। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? मशीन आर्मेचर में, केबल में, ठीक है, फील्ड कॉइल में, अमीटर के शंट में, यहां पाया जाता है। ठीक है, नापने की विधियां क्या क्या हैं? वोल्ट मीटर अमीटर मेथड, ठीक है, डीसी पोटेंशियोमीटर मेथड, इस मेथड से भी नाप सकते हैं, केल्विन डबल ब्रिज मेथड, इससे भी नापते हैं, और ओम मीटर, इससे भी नापा जाता है। मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से 100 किलो ओम तक। ठीक है, कहां पाया जाता है? नॉर्मली प्राय इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मशीनों का प्रतिरोध, जो भी हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं उनका रेजिस्टेंस होता है, या नॉर्मली मशीनों का रेजिस्टेंस जो अपने अप्लायंस हम यूज करते हैं। नापने की विधि क्या है? वोल्ट मीटर अमीटर विधि, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज विधि, ठीक है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज हम यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स में यूज होता है, प्रत्यक्ष विस्थापन प्रतिस्थापन विधि, जिसे कहा जाता है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, किस श्रेणी का प्रतिरोध या किस रेंज का प्रतिरोध किस विधि से नापा जाता है, प्रतिरोध का कौन सी रेंज मीडियम हाई लो में आती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोगों को तो पढ़ना है नहीं, जब एग्जाम आएगी भरवाने लगोगे, और अभी कोई सीरियस नहीं होगा, इसलिए अटेंडेंस भी कम जा रही है क्लास में, सब्सक्राइबर ही नहीं है। मैं नहीं जानता, एग्जाम आने से पहले सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो, सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर तुम होगा, मैं नहीं जानता। तो हाई रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से ऊपर हाई रेजिस्टेंस कहलाता है।
कहाँ नाम पाया जाता है? केबल में, लंबी लंबी केबलों में, ठीक है, मशीनों में, लेकिन चालक में नहीं होगा। चालक से बचाने के लिए जो इनका इंसुलेशन होता है, ठीक है, केबल और मशीनों का इंसुलेशन, ठीक है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, किसी को नुकसान ना हो, ऐसे पदार्थ यूज किए जाते हैं जैसे पीवीसी वगैरह, माइका हो गया, ये सब। तो केबल और मशीन का इंसुलेशन, प्राइस की गार्ड वायर की वायरिंग, ठीक है, इनको नापते कैसे हैं? लॉस ऑफ चार्ज मेथड और मैगर मेथड, जिसमें से सबसे ज्यादा उपयुक्त यही होती है, मैगर मेथड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में फिर कुछ लेके आ जाऊंगा, ठीक है। खराब टीचर तो हुई मैं तुम्हारा, जब देखो तब पढ़ाने आ जाता है, लेकिन बेटा एग्जाम में काम आना है, तो ये सब चीजें दिमाग में उतार लो, ठीक है। और इस समय घर में ही रहना सबसे सुरक्षित है, फालतू बाहर भागना नहीं। और मैं नहीं जानता, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। अटेंडेंस फुल चाहिए मुझे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक